खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। पश्चिम बंगाल में एक सिख समुदाय के एक शख्स के साथ हुई बदसलूकी की आंच अब दिल्ली तक पहुंच गई है, जिसको लेकर आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सियासत अपने चरम पर है। दिल्ली में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, तो बंगाल में राज्यपाल और सरकार के बीच जंग देखने को मिल रही है। वहीं इन सब के बीच बलविंदर को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आखिर बंगाल सरकार आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हुई बदसलूकी का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब इसकी आग दिल्ली तक पहुंच गई है। सिख समुदाय के लोगों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका। वहीं बंगाल में आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई न होने पर दिल्ली में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। एक बेगुनाह आदमी के साथ इतनी तशद्दुद की जा रही है, ज्यादती की जा रही है। 10-10 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया। एक फॉर्मर आर्मी जवान को आज आतंकवादी के रूप में पेश किया जा रहा है। बदकिस्मती है और मैं तो बार बार वहाँ की सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, जो कोलकाता पुलिस ने गलत किया उसको ठीक करो। कोई भी जाति की एक इंतहा होती है और कई बार जाति इंसान इतनी कर बैठता है कि उसको पता नहीं चलता और बाद में उसके अंजाम बहुत दूर तक भुगतने पड़ते हैं। तो बंगाल के लोग जो हैं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया। बंगाल एक शेरों की धरती है। वहाँ टाइगर जतिन जैसे लोग या गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसे लोग या सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लोगों की धरती है। वो उस धरती पे ऐसा बेगुनाह और ऐसा बेइंसाफी होगी इसकी कभी कल्पना नहीं की। वहाँ के लोग इस बात को लेकर बड़े दुखी हैं कि ममता जी इस तरह की क्यों जाति कर रही हैं। वहीं अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कोलकाता पुलिस के खिलाफ हावड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में फिर से राज्यपाल बनाम ममता सरकार की स्थिति देखने को मिली है। राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी से राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की भयावह स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा, लेकिन जवाब न मिलने की स्थिति में धनखड़ ने राज्य सरकार के इस रुख को गैर जिम्मेदार बताया। दरअसल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे निर्देशों के बारे में ममता बनर्जी के कार्यालय को सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की विकट एवं विस्फोटक स्थिति के बारे में मुझे तत्काल जानकारी दें। मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव की तरफ से शाम तक कोई जवाब नहीं मिलने पर राज्यपाल ने ट्वीट किया। दुर्भाग्य से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में राजबाग है, उनके हाथ में ताकत है। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि संविधान को जरूर मानो। राज जो लोक लाज से लोक राज चलता है। जब लोक लाज खत्म हो जाती है तो लोक राज के महीने खत्म हो जाते हैं। और किसी के ऊपर भी इस हद तक आपको नहीं जाना चाहिए कि उस आदमी को सोचने को मजबूर होना पड़े। तो जो हो रहा है गलत हो रहा है, उनको इसके ऊपर ठीक करने की जरूरत है। दरअसल 8 अक्टूबर को कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस पर बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे के सिक्योरिटी ऑफिसर बलविंदर सिंह के साथ बदसलूकी का आरोप लगा था। इस घटना के वीडियो में पुलिस और बलविंदर सिंह के बीच हुई झड़प देखी जा सकती है। इसी दौरान बलविंदर सिंह की पगड़ी नीचे गिर जाती है। उस दौरान बीजेपी ने बंगाल में सरकार पर बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाया था। सचिवालय तक न बन्ना चलो का मार्च निकाला गया। तभी बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। वहीं कोलकाता पुलिस का दावा है
कि जिससे उनकी झड़प हुई उसके पास हथियार था। प्रदर्शन के दौरान वो उसे लेकर चल रहा था। उस हथियार को जब्त करने के दौरान खींचतान की नौबत आई और पगड़ी नीचे गिर गई। वहीं कोलकाता पुलिस का दावा है कि जिससे उनकी झड़प हुई उसके पास हथियार था और प्रदर्शन के दौरान वो उसे लेकर चल रहा था। उस हथियार को जब्त करने के दौरान खींचतान की नौबत आई और पगड़ी नीचे गिर गई। इस बीच इस मामले में दिल्ली बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए आयोग के सदस्य आतिफ रशीद ने कहा कि शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जनतंत्र टीवी के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है और ऐसे में आज हम भी कई सवाल पूछ रहे हैं। हमारा पहला सवाल है कि बलविंदर की पगड़ी से आखिर क्यों बदसलूकी की गई है। ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई इसके बाद ये सवाल उठता है। दूसरा सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह हो गई है। तीसरा बड़ा सवाल हमारा यह है कि आखिर बंगाल सरकार आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। 5 दिन बीत चुके हैं। चौथा सवाल देखिए, क्या वोटों के खातिर ममता ये तमाम चीजें कर रही हैं जिस तरह का रुख उनका इस पूरे मामले को लेकर है, क्या सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए किया जा रहा है। यह चौथा महत्वपूर्ण सवाल हम पूछ रहे हैं। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द ही आज हमारी यह चर्चा होने वाली है। हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है जिस पर चर्चा करेगा। जल्दी से आपका तारुफ करवा देते हैं। शिवम त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। संजय सरकार हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है टीएमसी के। कुछ देर बाद हमारे साथ प्रधान भी जुड़ेंगे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के, जिनसे हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल सिख समुदाय से जुड़े हुए करेंगे। लेकिन शिवम त्यागी जी और संजय सरकार जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए संजय सरकार जी, क्यों कार्रवाई बंगाल सरकार इस पूरे मामले पर नहीं कर रही है। ये बदसलूकी दिखती नहीं है कि आप लोगों को? 5 दिन बीत गए, गवर्नर भी पूछ रहे हैं, जवाब नहीं है आपके पास। देखिए, आप जो बोल रहे हैं, पहले बात, हम सिख संप्रदाय को पहले श्रद्धा और सम्मान करता हूँ। कुछ जहाँ देखिए, मैं बंगाल में इसके पहले भी हम कह चुके हैं, 2 विधायक यहाँ सरदार जी मतलब सरदार संप्रदाय मतलब सिख संप्रदाय से हैं। एक रजपाल सिंह जी, 2 सुल्तान सिंह जी थे। तो अगर हम सिख संप्रदाय को श्रद्धा नहीं करते थे तो हम रजपाल सिंह जी को क्यों टिकट देते थे, सुल्तान सिंह जी को क्यों टिकट देते? रजपाल जी मंत्री रह चुके थे जब प्रकाश सिंह बादल जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तब वहाँ पर डेलीगेशन में रजपाल सिंह जी गए। संजय सरकार जी, ये जो आपकी श्रद्धा है जिसका बखान आप कर रहे हैं, ये बलविंदर के लिए क्यों नहीं दिख रही है? बलविंदर सिंह जी के मैटर में जो बताया, हम लोग इस बात में बहुत शर्मिंदा इस बात के आपको मैं बोल रहा इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहे हैं। और दूसरे नंबर बात, अगर पुलिस की तरफ से आप जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात नहीं है। उस दिन प्रियंको पांडे बोल के जो आदमी आप वो बता रहे हैं, बैरकपुर जो एक लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद में वहां पर पूरा चारों तरफ से आतंक मच के रख दिए हैं। चमका रहे, धमका रहे, दुकान बंद रहता है, स्कूल बंद रहता है, बच्चे पढ़ाई करने के बोमा निकल रहे हैं। आपको मालूम नहीं है? अगर प्रियंको पांडे को अगर बॉडीगार्ड बन के बलविंदर जी जाता है, सबसे शर्मिंदा का बात यहाँ पर होता है, एक गुंडा माहौली के होकर कोई बॉडीगार्ड, एक अच्छे भारतीय सेना का कोई बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर ये जो पुलिस कर्मी कर रही है, गुंडागर्दी नहीं है? ये नहीं है गुंडागर्दी? बिल्कुल लॉ ऑर्डर संभालने के लिए किए हैं। उस दिन धक्का धक्की में बलविंदर जी को पगड़ी निकाल गए थे और उससे केस भी निकाल गया था। हम पूरा वीडियो देखे हैं। अगर उस बात में अगर कहीं सिख संप्रदाय में कहीं होता है तो मैं लेकिन इन तस्वीरों में आप वो बेअदबी नहीं देख पा रहे, शायद इसलिए आप डिबेट में बैठकर ये कह रहे हैं कि सिख समुदाय के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है। शिवम जी, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी अच्छी स्थिति है कोलकाता में, बंगाल में जो दीदी की सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इतनी सजग है, तो क्यों राज्यपाल को पूछना पड़ रहा है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का बात। संजय सरकार जी की सरकार अगर इतना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुस्तैद होती तो जितनी सारी किलिंग्स पिछले समय में हुई है
खास तौर पे वेस्ट बंगाल में उसकी गिनती नहीं है। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, समय दिया मैंने। वामपंथ की 15 साल के राज में 23,000 ऑफिशियल पॉलिटिकल किलिंग्स हुई थी। आज 12वां साल चल रहा है ममता दीदी का और करीब 11,000 से ज्यादा पॉलिटिकल किलिंग्स हो चुकी हैं। मैं आपको टिप्स पे गिना सकता हूं कितने नेता कार्यकर्ता आपने पिछले कुछ समय में मारे हैं, और उनमें एक में भी प्रोब या फिर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद किसी को भी अगर पकड़ा गया हो, आप किन लोगों को कार्रवाई करते हैं, किन लोगों के ऊपर? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जिसने मात्र एक मीम शेयर कर दिया था तो उसको जेल भेज दिया गया था। उसके बाद आपको याद होगा कि आरएसएस के कार्यकर्ता थे, वो और उनकी पत्नी दोनों को ब्रूटली मार दिया गया। मनीष शुक्ला अभी पिछले दिनों काउंसलर थे, उनको मार दिया गया। आप कर क्या रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर में? या वहां की पुलिस ममता दीदी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है? आप बीजेपी छोड़िए, ममता दीदी की सरकार, अपनी सरकार पर बताइए आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? क्या हालत बना के रखी है? कृष्णागंज के जो विधायक थे, विधायक को किसने? आप मुझे ये बताइए, एक सरदार की पगड़ी खोलना कितना बड़ा पाप है? संजय जी, आपकी पुलिस ये कर रही है सड़कों पर और आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया किसी के खिलाफ। ठीक है संजय जी, जो आप कह रहे हैं उसी से मेरा सवाल है। आप खुद बंगाल में रहते हुए जबकि आपकी सरकार है, आप ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। आप खुद ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं संभाल पा रहे अपने कार्यकर्ताओं के लिए। आपकी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, संजय जी शायद अभी सुन नहीं पा रहे हमारे साथ। इंदर यादव, के आए हो क्या? अपनी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी का बताने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर। आऊंगे आपके पास। आप टीएमसी का बताइए। इंदर यादव हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर जो हैं वो गुरुद्वारे से जुड़ गए। मनीष शुक्ला तृणमूल कांग्रेस में आना चाह रहा था, उस पर गोटबाजी में किया, अब इन्वेस्टिगेशन करने दिया, उसको मालूम पड़ जाएंगे। इंदर यादव का हम रुख कर रहे हैं, गुरुद्वारे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदर, आज प्रदर्शन भी हुआ है दिल्ली में। बंगाल में तो सरकार को ये नजर नहीं आ रहा है कि वहां पर किस तरीके से एक सिख युवक के साथ, बलविंदर के साथ और पूरे सिख समुदाय को जो इस वक्त आहत करता है, उसको ये अपमान का सामना करना पड़ा है। ये अपमान टीएमसी को तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां पर आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके की प्रतिक्रिया है? सरकार किस तरह से लगातार दावा कर रहे हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की कोशिश कर रही थी। तो ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? क्या पहले से अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की रोमिता, तो किस तरह के तानाशाही रवैया वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, क्या आपने नहीं देखा या संजय सरकार ने देखा या हमने नहीं देखा इस तरह का तानाशाही रवैया? देखिए, हम जो बता रहे हैं ना, आपको बिल्कुल आपको अंदाज नहीं है। दीदी जो क्षेत्र में चुनाव जीतती है, जहां रहती हैं, वहां सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा, बहुत सारे आदमी वहां रहते हैं और सिख संप्रदाय को वोट दीदी को देता है। और दीदी सुबह सुबह गुरु नानक के बर्थडे हो और कोई दूसरे कोई सिख कार्यक्रम हो, सुबह सुबह 8-7 बजे वो कार्यक्रम में पहुंच जाता है। ममता दीदी पहुंचता है, रास्ता में आता है, सबसे सेवा करने के लिए जाता है। इससे अलावा सेवा, इससे ज्यादा सेवा कौन मुख्यमंत्री किया है? बोलिए आप। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। इंदर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। संजय सरकार, रोमिता, मेरा सवाल संजय सरकार से ये है कि आप जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने क्या ये पहली बार किया है? वहां पर तानाशाही रवैया आपके मुख्यमंत्री का देखने को नहीं मिलता है और कब नहीं देखने को मिला है? अगर बात सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की थी तो क्या आप सुनिए, सबसे बड़ा बात है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आतंक मचा के रखा है और चारों तरफ संतरासी कार्रवाई चारों तरफ संतरास कर रहे हैं, आदमी को चमका रहे, धमका रहे। एक लोकसभा जीतने के बाद में घर से निकालना पड़ता है, गोली बम रोज चलता रहता है। संजय सरकार, आप पहले सुनने की आदत डालिए, आप सुनने की आदत डालिए। आप किस तरह से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं? चर्चा नहीं हो पाएगी। संजय सरकार जी, मैंने आपको वक्त दिया बोलने का, आपको सुनना भी होगा। डिबेट में सिर्फ आप बोलने नहीं आए, सवालों के जवाब आप तभी देंगे ना जब मैं सवाल करूंगी कि सिर्फ बोलेंगे। संजय जी, आप ये बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए संजय जी, आप ये बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी स्थिति है बंगाल में, तो फिर आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी हो रही है, धमकी दी जा रही है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। आप खुद ये बात बोल रहे हैं टीवी स्क्रीन पर बैठकर।
रात में जाकर पुलिस उसको लाश नहीं जलाते हाथरस जैसे। अरे तो आप ये बताइए ना कि जब ये सब कुछ बंगाल में हो रहा है तो कौन सुधारेगा? आपकी सरकार है ना, आप तो खुद ही सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, जो आदमी रात में 12-1 बजे यहाँ पर लेडीज लोग भी रास्ता चल पा रहे हैं। संजय जी मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर का दे सकता है। संजय जी, मेरे यहाँ गुंडागर्दी नहीं है। हाल तो बहुत खराब है। सुनिए, बाहर से गुंडागर्दी, गुंडा माफिया लेकर बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब करने का तो आप क्या कर रहे हैं बंगाल में बैठ के? आप क्या कर रहे हैं बंगाल में बैठ के? अगर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए बाहर से गुंडे प्रदेश में आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं बंगाल में बैठ के? नहीं, मेरे यहाँ पर कोई गुंडा नहीं है, मेरे पार्टी में कोई गुंडागर्दी नहीं होता। मेरे पार्टी एक आदर्श और नीति। संजय जी मुझे लगता है ना आप रट कर आए कि आपको क्या बोलना है, आपको सवाल नहीं सुनने, आप रट कर आए हैं कि मेरी पार्टी का ये एजेंडा है, मैं यही बोलूंगा। इंद्रजीत जी के पास मैं जा रही हूँ। इंद्रजीत जी हमारे साथ यहाँ पर टीएमसी का पक्ष रखने के लिए संजय जी जुड़े, उनको इन तस्वीरों में प्रवक्ता है, उनको बोलने दीजिए। आप प्रवक्ता का काम नहीं करके आप एंकर का काम कीजिए। क्यों आप रहेंगे? प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर है और सिंह समुदाय के भी प्रवक्ता यहाँ पर। संजय जी मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि आप तो मुझे सर्टिफिकेट दीजिए मत कि मुझे किसके साथ बोलना है किसके साथ नहीं बोलना है। लगातार हम इस मुद्दे पर आवाज इसलिए उठा रहे हैं ताकि आपकी सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे कि इस तरह की गुंडागर्दी इस देश में नहीं चलेगी। एक राज्य में आप इस तरीके से गुंडागर्दी नहीं कर सकते। आप यहाँ पर बैठ के मुझे सर्टिफिकेट देने का काम मत करिए। इतना काम आता है ना तो बंगाल में काम करिए। बंगाल में अगर काम करते तो आज हम ये बहस नहीं कर रहे होते। इंद्रजीत जी बंगाल में सरकार को यह अपमान नहीं दिखता है। इंद्रजीत जी अब जो मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम कन्याश्री प्रकल्प किए हैं, कितना काम कर रहे हैं आप, ये पूरा देश देख रहा है। क्या गुंडागर्दी कर रही है पूरा देश देख रहा है। मैं खाद्य मैं इंद्रजीत जी बोलिए। जनता को पूरा यहाँ पर जो जिस लॉकडाउन चला था 5 किलो के चावल मेरे संजय जी आपने अपनी पार्टी का महिमा मंडल बहुत देर से कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूं क्योंकि आप एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसमें कहना कुछ और चाहता हूं क्योंकि मैं जिस घर से जुड़ा हूं, गुरु घर से जुड़ा हूं और मेरे सिर पे बाबा जी ने पगड़ी दी है। मैं तो सबसे पहले बात कहूंगा कि मुझे कांग्रेस प्लस बीजेपी इस जंजाल में नहीं फंसना है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं ममता जी से कि ममता जी आगे आकर इस पे माफी मांगे। गृह मंत्री बंगाल के वो आके माफी मांगे कि हमारे से गलती हुई है कि हमने वो सिख समुदाय के बच्चे की बेइज्जती करी है जिस सिख समुदाय ने बहुत कुछ कुर्बानियां देकर इस देश को बचाया है। आप जिस दिन से देश आजाद हुआ है उस दिन से लेकर आज तक आप देखिए कि सिख समुदाय के कितने लोग फांसी पे चढ़े, कितने लोगों ने बॉर्डर पे रह के सिक्की की कुर्बानी देकर इस देश के ऊपर आज नहीं डालने दिया है। सिख संप्रदाय को हम इज्जत करते हैं। सरकार जी सुनिए। हाँ जी सरकार जी सुनिए। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ हम लोग समय दीजिए फिर पूरी डिबेट में आप बोलिए। सम्मान करते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार जी अगर आपके मन में कहीं भी सिख समुदाय के प्रति आदर सम्मान है तो आपके गृह मंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री जी माफी मांगे टीवी पे, चैनल पर, ट्विटर पे कि हमारे किसी भी बलखावे में किसी भी तरीके से जो सिख समुदाय के मन को ठेस पहुंची है हम उसके लिए माफी चाहते हैं। तब तो हम कहीं ना कहीं सोच विचार कर सकते हैं। आप मान के चले हो हम सो नहीं पाए उस दिन से रात को। आप सिख समुदाय की कार्रवाई कब करेंगे? की गिनती करोगे। ठीक है इंद्रजीत जी आप ही के सवाल को लेकर मैं जा रही हूँ। संजय जी बताइए कार्रवाई कब करेंगे इस पूरे मामले में? देखिए बिल्कुल कार्रवाई हो रहे हैं। जब तक देखिए पूरा कार्रवाई हो जाएंगे आपको सामने दूध के दूध पानी के पानी आ जाएंगे। मैडम मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ। प्रियंका पांडु बोल के जो आदमी जिसको बॉडीगार्ड थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचाता है। मैं सिख संप्रदाय की मतलब पिछले आधे घंटे से लगातार आप बोल रहे हो, किसी को सुन नहीं रहे हो। दूध का दूध पानी का पानी कब करोगे? अरे उधर आपकी ममता सरकार नहीं सुनती, इधर संजय सरकार नहीं सुनते। सुनते कहाँ हो आप किसी की? अरे आप सुनते ही नहीं हो किसी की।
इंदर यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। इंदर, हम सरदार जी को जवाब दे रहे हैं भाई, हमको तो बोलना दीजिए। हम सरदार जी ने बोला उसको जवाब दे रहे हैं। संजय सरकार जो कह रहे हैं ना कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ शोर मचाती है, तो संजय सरकार आप ये बता दो कि आपकी सरकार ने कब शोर नहीं मचाया है, कब आपने सरकारी कामों में अड़ंगा नहीं डाला है आपकी सरकार ने। आप बताइए, ममता बनर्जी एक अपने चहेते आईपीएस को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन करने लग जाती हैं, बीच रोड पे मंच बनाकर बैठ जाती हैं, और आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये बताइए 1971 से लेकर अब तक बंगाल में जितने भी घुसपैठिए आए हैं, एनआरसी और सीए से आप लोगों को डर क्यों लग रहा था? आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, बीजेपी शोर मचा रही है, सबसे ज्यादा शोर आप मचाते हैं। और बात अगर आज हम रमिता करें तो संजय सरकार आप जवाब ये दीजिए कि बलविंदर सिंह की जो पगड़ी थी, बलविंदर सिंह की जो पगड़ी जिन पुलिस वालों ने उछाली, उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे आप? ये बताइए। मजिंदर सिंह सिरसा भी कोलकाता गए थे, संजय सरकार पहले सुनने की आदत डालिए, उसके बाद बीच में आप बिल्कुल भी मत बोलिए। संजय सरकार आप मेरी बात सुनिए पहले, रमिता इनसे बोलिए कि पहले सुनने की आदत डालें, पहले सुनने की आदत डालिए आप। संजय सरकार, सवालों के जवाब देने के लिए सुनना होता है। मुझे लगता है कि आपको एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है, उसके बाद आप सुन पाएंगे। थोड़ा सा आप आराम कर लीजिए, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि सरकार कहाँ है, क्योंकि बलविंदर जो इंसाफ मांग रहा है उसकी आवाज सरकार के कान तक पहुंच नहीं रही है, और इसलिए आज इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बंगाल में ये हो क्या रहा है। हमारे साथ संजय सरकार जी जुड़े हुए हैं, शिवम त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, शायद अब आप इत्मीनान से सुन पाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक भी आपको मिल गया है। आप बताएंगे कि कब कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई देके पानी पी पी के जो आप कोसते हैं कि भाई लोकतंत्र तो देश में खत्म हो रहा है, उस प्रदेश में अगर कोई विरोध करता है, अगर उसमें आप किसी के साथ बदसलूकी करते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, तो इस पे आपको गुंडागर्दी नजर नहीं आती है? इसमें आपको लोकतंत्र मरता नजर नहीं आता है क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, एक चीज क्या बताना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कोई भी पार्टी को रैली करने क्या कर रहे हैं संजय सरकार जी, ये बताइए ना। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? नहीं, मैं आपको बता, आप बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? तो बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं बार बार? नहीं, हम इस कारण में बोल रहे हैं, आप रैली कर सकते हैं, रैली, अगर रैली में आप हथियार लेके क्यों जाएंगे? क्यों आप पत्थर फेंकेंगे पुलिस के ऊपर में? तो आप गुंडागर्दी करवाएंगे, आप लाठियां पड़वाएंगे, आप पगड़ी उछलवाएंगे करेंगे? नहीं, अगर कोई विरोध करेगा तो आप उस पे लाठियां चलवाएंगे, उसको जेल में डाल देंगे और फिर कहेंगे कि देखिए ये तो हथियार लेकर गया था इसलिए जेल में डाला गया, निकाल गया, केस निकाल गया। अगर वहाँ कुछ सिख संप्रदाय के ऊपर में कुछ गलत होता है, उस बात के लिए हम माफी मांगे, सबसे बड़ा बात। अरे आपके माफी मांगने से क्या होगा संजय जी? कार्रवाई कब होगी? आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो आपकी जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ से दूर नजर आ रहा है? बताइए ना। मेरे पुलिस सुनिए, मेरे बंगाल का पुलिस जो है वर्ल्ड में दूसरा नंबर में गिना जाता है। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बाद दूसरे नंबर की पुलिस ही कर रही है, दूसरे नंबर की पुलिस ही कर रही है। आप नीचे से दूसरे नंबर पे होंगे, आपके जो हालात है ये तो दूसरे नंबर वाले नहीं है। क्या कार्रवाई की आपने? क्या कार्रवाई की? जो पुलिस वाला हवलदार के साथ बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा है, पगड़ी उछालता हुआ नजर आ रहा है, क्या उसको सस्पेंड किया आपने? कोई कार्रवाई की आपने? और अगर माफी मांगनी है तो होम अफेयर्स से मंगवाइए ना। ठीक है संजय जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा, मुझे लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आएगा और आप इसका जवाब देंगे। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, तो क्यों गवर्नर को पूछना पड़ा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये जो भयावह स्थिति बंगाल में बनी हुई है, इस पर क्यों मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जवाब नहीं दिया गया? बताएंगे संजय जी? मेरा बहुत छोटा सवाल है सर, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, सुन लीजिए। बोलिए। सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई बिगड़ी हुई स्थिति नहीं है, आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इतने अच्छे से कर रहे हैं कि पूरे देश को नहीं दिख रहा है लेकिन आपको दिख रहा है। मुझे जरा ये बताइए कि क्यों गवर्नर ट्वीट करके बोल रहे हैं कि हमने जब चिट्ठी लिखकर ये पूछा है कि क्यों इस तरह की घटना हुई है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया? बताइए। आप देख पाएंगे इस बार,
इस बारे में आप देख पाएंगे, आप 5 दिन बीत गए, बहुत जल्दी देख 5 दिन बीत गए, तब करेंगे कार्रवाई। 5 दिन बीत गए। शुभम जी का जवाब, एक सवाल का जवाब हम देना चाहता है। अरे आप उन सवालों का तो जवाब दे दीजिए जो मैं पूछ रही हूँ। समय मिलेगा मुझे। इंद्रजीत जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं शिवम त्यागी जी के पास जा रही हूँ। शिवम जी, पूरे मामले में आप लोग विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों गवर्नर से आप मुलाकात करके इस पूरे मामले में केंद्र के हस्तक्षेप की मांग नहीं कर रहे? अधिकार है गवर्नर के पास कि वो रिकमेंड करे कि राज्य में देखिए क्या हो रहा है। देखिए बिल्कुल रिकमेंड करेंगे, लेकिन पहली जो जिम्मेदारी है, सरकार के लोगों ने मिलकर गवर्नर साहब को चिट्ठी दी है और कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम ममता दीदी से ये कहा जाए। इम्पोर्टेंट ये है, हम इलेक्टेड सेलेक्टेड का जवाब मैं आपको थोड़ी देर में देती हूं, सवाल पूछती हूं आपसे मैं। हम चाहते हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हो। विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हर जगह होते हैं, डेमोक्रेटिक राइट हर किसी के हैं, और अगर आपके प्रदेश में कोई भी धरना प्रदर्शन हो रहा है तो उसकी सिक्योरिटी आपको देनी होती है, ना कि आप लोगों की पगड़ियां उछालेंगे और उन पर लाठियां पड़वाएंगे, डंडे पड़वाएंगे। उसके बाद पुलिस आपकी जो है वो टीएमसी के दफ्तर की तरह व्यवहार करेगी। 3-3 सांसद अगर जाएंगे पुलिस स्टेशन तो उनको धक्का देकर बाहर निकाला जाएगा। तमाम तरह के कार्यकर्ताओं की आपकी हत्या करा दी जाएगी, एक में भी इन्वेस्टिगेशन या फिर रिपोर्ट नहीं आएगी। ये बहुत सारे सवाल है संजय सरकार जी, आपने चीख चिल्ला के बता के कुछ बताया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहता हूं, अगर आपको माफी ही मंगवानी है और आप चाहते हैं कि आप सिख समुदाय से माफी मांगे तो दीदी से कहिए बाहर निकले, अपना अहम छोड़े और माफी मांगे। और आपके जो होम मिनिस्टर है उनसे भी कहिए बाहर निकले और माफी मांगे, क्योंकि आप माफी मांग रहे हैं वो नहीं सुनते। वो ऊपर तो एकदम हिटलरशाही चल रही है, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। कहिए ना अभिषेक बनर्जी से कि वो निकलकर माफी मांगे। आप इस पूरे मामले में क्या स्टैंड लेने वाले हैं? देखिए सबसे पहले जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, वो हम सड़कों पर लगातार लड़ते रहेंगे और जिस सिख भाई के साथ ऐसा हुआ है इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। हमें माफी चाहिए, क्योंकि जो लगातार ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे वहां पर चीजों को आगे विस्थापित किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। साथ साथ में लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार सरकार की तरफ से हो रहा है। संजय सरकार बेहतर है अपनी सरकार को यह सजेशन दे कि इस तरह से लोगों पर, अपने राज्य के लोगों पर इस तरह से डंडे और लाठियां ना बरसें। ये जो एग्रेशन है बीजेपी का वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में, कहीं ये प्रतिक्रिया तो नहीं है जो हम सड़कों पर देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रोमिता, साफ तौर से जिस तरह से अभी त्यागी जी ने कहा कि हमको माफी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलने वाला है, कार्रवाई होनी चाहिए। जिन पुलिस वालों ने के साथ ये हरकत करी और कहीं ना कहीं सिख समुदाय जो है वो नाराज नजर आ रहा है। आज भी राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन हुए हैं और मजिंदर सिंह सिरसा से मेरी खुद बात हुई है। मजिंदर सिंह सिरसा कोलकाता गए थे और उन्होंने राज्यपाल को बकायदा ज्ञापन भी सौंपा है। रोमिता, जिस तरह से दीदी की सरकार पश्चिम बंगाल में है और जिस तरह से वहां पर तानाशाही देखने को मिल रही है, तो सबसे बड़ी बात यह है, संजय सरकार से हमने पूछा रोमिता, पहले भी आपने भी पूछा, मैंने भी पूछा, लेकिन अपनी बातों को बढ़ चढ़ कर वो बता रहे हैं, हमारी सुनने को तैयार नहीं है। अगर वो वहां पर तानाशाही नहीं कर रहे हैं तो आखिरकार क्यों बलविंदर की पगड़ी उछाली गई? दूसरी बात ये कहते हैं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, इस वजह से धक्का मुक्की में ऐसा हुआ। चलिए, ऐसा हुआ तो आपको उसी दौरान माफी मांग लेनी चाहिए थी, आपकी पुलिस की तरफ से माफी मांगनी चाहिए थी या आपकी सरकार को माफी मांगनी चाहिए थी। कि जहाँ पर जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है वहां पर रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा है वेस्ट बंगाल में। इंद्रजीत जी हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत जी, लगातार हम इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि बलविंदर को इंसाफ मिले, क्योंकि ये सिर्फ एक सिख युवक का अपमान नहीं है, ये पूरे सिख समुदाय के लिए बहुत ही आहत कर देने वाली चीज है। आपने भी कल कहा कि पगड़ी सबसे पहले, लेकिन देखिए पूरे मसले पर राजनीति तो हो रही है। टीएमसी कह रही है कि देखिए कुछ गलत नहीं हुआ है, हमारा तो वोट बैंक सिख का है, लेकिन अगर वोट बैंक सिख का है तो क्या सिख की पगड़ी उछाल देंगे क्या? मैडम जी, मैं एक तो माफी के साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे चैनल पे भाई जुड़े हुए हैं, मुझे हार्डली 2 मिनट का समय दे दे, मैं अपना दर्द कह दूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी अनजाने वश इंसान से गलती हो जाती है, किसी की भी सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ बड़ा सहज स्वभाव सिखाया गया गुरु साहब ने हमको। पहली बात तो मुख्यमंत्री जी माफी मांग ले, गृह मंत्री जी माफी मांग ले, पहला स्टेप तो
हमारी डिमांड सिख समुदाय की तरफ से यह है, एक बात। दूसरी बात मैडम मैं आपको बताऊं, हमारे लिए ना तो बीजेपी अच्छी है ना हमारे लिए कांग्रेस अच्छी है। 36 साल हो गए मैडम 1984 के दंगों का। आप ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, याद दिलवाना चाह रहा हूँ और कार्यशैली बताना चाह रहा हूँ सरकारों की। जांच कमेटियां, SIT कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, दुनिया भर की कमेटियां गठित हो गई। 84 का न्याय हमें आज तक नहीं मिला, दोषियों को सजा आज तक नहीं मिली। कांग्रेस की सरकार चलेगी, बीजेपी की सरकार आ गई, ये कमेटियों से या आश्वासनों से मैडम कुछ नहीं होने वाला। हमें कार्रवाई चाहिए और कार्रवाई हम इसलिए मांगते हैं कि सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर धर्म की इज्जत करता है। हमारे यहाँ जब आप ये देखेंगे लॉकडाउन के दौरान अगर मेरे मुस्लिम भाई, मेरे अकलियत के भाई अगर नमाज नहीं पढ़ पाए तो हम उनके लिए गुरुद्वारे भी खोले हैं। हमने जब सेवा करते समय कुछ नहीं देखते सामने वाला कौन है, हमारे गुरुद्वारे में कुछ नहीं पूछा जाता, मत्था टेकने जब आओ कि आप कौन सी जाति से हो, कौन सी धर्म से हो। ऐसे धर्म के साथ जिसने सिखों हमारे गुरु साहब ने हिंदू धर्म की तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए सब कुछ मार दिया और आप इसे हमारे को औजार की तरह, टूल्स की तरह ऐसे मीठे मीठे बातें करी जाती हैं कि सिख समुदाय हमारे लिए सम्मानित है। हमारे लिए अगर आपके लिए सिख समाज सम्मानित है, आपको वोट देता है, आपके दिल में जगह है, तो ममता जी प्रधानमंत्री जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। वो आज किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। उनका कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, हमारे देश के गृह मंत्री का बयान नहीं आया। आप गृह मंत्री जी को मैं देखता हूँ, छोटी से छोटी घटना पर उनका ट्वीट आता है, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आता है। इसके बावजूद केवल अगर आरोपियों को बचाने के लिए दीदी खुद धरने पर बैठ जाएंगी, अगर आरोपियों को बचाने के लिए चुप्पी साध लेंगी और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं करेंगी तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे पश्चिम बंगाल में? देखिए, इस तरह से तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलने वाला। कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले इंद्रजीत जी ने कहा और उसके बाद तमाम लोगों ने कहा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर गलती हुई है, मैं मानता हूं मानवीय भूल है, आप आए बड़े बनकर दिखाएं और माफी मांग लें, मामला यही समाप्त हो जाता है। लेकिन जब आप एडमेंट हो जाते हैं, एक चीज पर अड़े हो जाते हैं और हिटलर शाही करते हैं और कहते हैं कि नहीं हम माफी नहीं मांगेंगे, उल्टा एक तरफ संजय सरकार जी बैठकर कह रहे हैं कि वो हमें वोट देते हैं, हम उनका इतना ख्याल रखते हैं, उतना ख्याल रखते हैं। अरे भाई, ख्याल रखते हो तो सीधा बड़े बनकर माफी मांग लीजिए ना, कहानी खत्म कर दीजिए। क्यों इतना इस बात को तूल दिया जा रहा है और क्यों आप देने दे रहे हैं? लेकिन नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह से ये तो सिखों का एक मुद्दा है, लेकिन वहां पर अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिकली किस तरह से हिंदुओं पर हत्या हुई है, उनको जेल डाला गया है, उनको अंदर किया गया है। कुछ भी कोई भी अगर ममता दीदी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, या तो वो जेल में है या उसको मार दिया जाता है, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। और जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो सारे के सारे पुलिस स्टेशन TMC ऑफिस की तरह काम कर रहे हैं। संजय सरकार जी, मैं फिर भी कह रहा हूं, इतनी एनर्जी आप यहां पर वेस्ट कर रहे हैं। अगर दीदी को जाकर बताएंगे रियल सिचुएशन क्या है तो हो सकता है आपकी सरकार का थोड़ा भला हो जाए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कृपया करके अगर लॉ एंड ऑर्डर सही करना है तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी सख्त निर्देश देने होंगे और उनको कहना होगा कि जाति धर्म संप्रदाय देखकर कार्रवाई करनी बंद करें, पगड़ी देखकर कार्रवाई बंद करें, टोपी देखकर कार्रवाई करनी छोड़ दें, ऐसा ना करें। सबके ऊपर बराबर कार्रवाई करें और जनता का ख्याल करना आप ही की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है बहुत सवाल हो गए, संजय जी जवाब देना चाहते होंगे। संजय जी, देखिए, मैं एक चीज बताता है, हर धर्म का यहाँ पर इज्जत है, सम्मान है, हर धर्म का हम सम्मान करते हैं यहाँ पर। हाँ, हर धर्म का सम्मान करता है, लेकिन एक चीज हम शब्दों में क्यों दिख रहा है? आप सीधा जवाब दीजिए। जवाब मेरे को दीजिए प्लीज प्लीज। एक मिनट, वो घुसपैठी वाला मैटर मेरी बातों का जवाब दीजिए, मेरी बातों का जवाब दीजिए सरकार जी, मेरी बातों का जवाब दीजिए। किसके अंडर में आता है? होम मिनिस्टर के अंदर में आता है। एनआईए किसके अंडर में आता है? एनआईए होम मिनिस्टर के अंदर में आता है। सीबीआई किसके अंडर में आता है? प्रधानमंत्री के अंदर में आता है। संजय जी, बंगाल किसके अंडर में आता है? किसके अंडर में? बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में आता है? बंगाल की पुलिस किसके अंडर में आती है, ये बताएंगे? पिछले आधे घंटे से ज्यादा वक्त से आप इन तस्वीरों को झुठला रहे हैं। आप सारे लोगों को ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार में बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। बॉर्डर का जिम्मेवारी तृणमूल
कांग्रेस का नहीं है, बॉर्डर का जिम्मेदारी बीएसएफ का है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का है। ये जो घटना हुई है, ये जो घटना हुई है संजय जी, ये बंगाल में हुई है ना, कोलकाता की सड़कों पर हुई है ना। कोलकाता में तो आपकी सरकार है, वो तो आपके अंडर में आता है। वहाँ के लोगों के साथ अगर जाति होती है, मानव अधिकार का हनन होता है, तो ये आपके अंडर में आता है कि नहीं आता है? बोलने दीजिए प्लीज, आप मेरे को बोलने दीजिए। तो कम से कम सही तो बोलिए। आपकी सरकार नहीं सुनती, आप नहीं सुनते, जो बोलना है वही बोलना है। नहीं, रैली जब रैली निकले थे, रैली निकालने का लोकतंत्र में किसी का भी अधिकार है, लेकिन हथियार ले जाने के लिए भारतीय संविधान में कहीं भी उसको अधिकार नहीं है। तो हथियार ले जाने कोई भी रैली में किसी को अधिकार नहीं है। कौन से हथियार देखे आपने? जिस सिख को आप मार रहे थे, बालों से पकड़कर घसीट रहे थे, कौन से हथियार थे उसके पास? उसने कौन सा हमला करा पुलिस पर? शुभम जी, बीएसएफ किसका है? बीएसएफ किसका? बीएसएफ किसका? आपके पास इसका जवाब है, आपके पास इसका जवाब है कि कोलकाता की सड़कों पर जो हुआ है वो एरिया तो वेस्ट बंगाल में आता है ना, कि वो भी केंद्र सरकार के अधीन है। वहाँ पे भी बीएसएफ लगा दें क्या? संजय जी, बंगाल को असम्मान कर रहा है, जी महाबहन को जी, इंदर यादव यहाँ पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। कुछ भी कर रहा है, बंगाल को धरती को अपमान कर रहा है, तो हम रौमिता, संजय सरकार बहुत ज्यादा बीजेपी का राग आलाप रहे हैं, तो मुझे लगता है त्यागी जी से बात करिए और इनको पार्टी आला कमान से बात करके बीजेपी में शामिल करवा दीजिए, पहली बात। अगर ये स्तर हमारे प्रवक्ताओं का हो जाएगा तो पार्टी का क्या होगा फिर? पश्चिम बंगाल में बॉर्डर देखने वाला जो है, पश्चिम बंगाल में त्यागी जी, पश्चिम बंगाल में आज भी घुसपैठ नहीं रुकी है। सबसे बड़ी बात ये बॉर्डर और बीएसएफ की बात करते हैं। अगर घुसपैठिए वहां पर आ रहे हैं तो इनकी सरकार क्यों वहां पर राशन कार्ड बना के देती है? क्यों आप आधार कार्ड बनाते हैं वहां पर घुसपैठियों का? आप बीएसएफ की बात कर रहे हैं। संजय सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं। कोलकाता में घटना हुई है, कोलकाता के पुलिस आपकी सरकार के अंदर आती है, आप उस पर बात करिए। बॉर्डर पे मत जाइए। इंदर यादव कहीं ऐसा तो नहीं है, इंदर यादव कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि संजय सरकार भी नाम बदल कर बैठे हुए हैं, इनका भी आधार कार्ड चेक कर लिया जाए, कहीं ये भी बॉर्डर की दूसरी तरफ से? मैं ये नहीं कह रहा था, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, जिस तरह से बंगाल सरकार का रवैया रहा है वो सामने आया है। एनआरसी और सीएए को लेकर जब तमाम चीजें थी, किस तरह से सड़कों पर ये लोग थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से बांग्लादेशी वोटर्स जब तारों के नीचे से इधर आए हैं और वहां पर ये तमाम तरह की कार्रवाई हुई है, क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट इन्होंने इस तरह से वोट्स का बनाया है। लेकिन अब मामला जब इंटरनल सिक्योरिटी का है, इनकी पुलिस का है, चलो सीए एनआरसी एक बात की बात है, एक प्रोसेस है, यहां पर तो कम से कम जो यहां पर इनके नागरिक रहते हैं उनको तो सुरक्षा दें। मिनिमम जो इनका रिक्वायरमेंट है, पुलिस किस लिए होती है कि अगर किसी नागरिक के साथ कोई गलत काम हो रहा है या फिर उसके साथ कोई भी ऐसी कार्रवाई हो रही है जो नहीं होनी चाहिए तो उस पर कार्रवाई करे। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रही है, तो उसके उलट कर रहे हैं उल्टा, क्योंकि सरकार पुलिस के साथ खड़ी है, पुलिस जो चाहती है करती है, एक वर्दी वाले गुंडे की तरह बिहेव कर रही है। वो इसलिए क्योंकि सरकार पीछे खड़ी हुई है उसके। और पुलवामा में आरडीएस कहां से? ये देखिए, पुलवामा में आरडीएस कहां से आया? अरे ममता दीदी अभी प्रधानमंत्री नहीं बनी है, मुख्यमंत्री है। शिवम जी, मैंने इससे पहले भी आपसे यही सवाल किया था कि आप तो गवर्नर के साथ मिल सकते हैं, आपका डेलीगेशन मिल सकता है, पूरे मामले में आप केंद्र के हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं। गवर्नर के पास अधिकार है कि वो रिकमेंड करे कि भाई यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब तक जब इस पूरी घटना को 5 दिन बीत चुके हैं, आपके कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है, आरोप आप ही लगा रहे हैं अभी यहाँ पर बैठ के, तो क्यों केंद्र गृह मंत्रालय जो है इस पूरे मामले पर अभी तक संज्ञान नहीं ले रहा? देखिए, आपको याद होगा जब आदरणीय अमित शाह जी की वहां पर एक रैली चल रही थी और उस दौरान जिस चीज को लेकर ममता बनर्जी कमिश्नर के संबंध में बैठ गई थी धरने पर, उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी दी गई थी और साथ में गवर्नर से भी मिला गया था। आज भी गवर्नर ने ये कहा है और हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा है कि प्लीज लॉ एंड ऑर्डर को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं फिर से जाकर गवर्नर साहब से मिलेंगे और हम लगातार मांग करते रहे हैं इस चीज की। मैं ये पूछ रही हूँ शिवम जी कि आपके बड़े नेता हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या तमाम नेता, और रविशंकर प्रसाद ने भी आज इस पर सवाल खड़े किए। आप लोग सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन जो कंट्रोल किया जा सकता है, जिस तरीके से आप इस पूरे मामले को हैंडल कर सकते हैं, गृह मंत्रालय खुद इस मामले में हस्तक्षेप करके देख सकता है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल धराशायी हो गया है, वो क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह के तमाम
केसेस सामने आए हैं, इनको लेकर गृह मंत्रालय उस पर जरूर विचार कर रहा है और तमाम चीजों को ध्यान में रख के और एनालाइज करने के बाद स्टेप जरूर लेगा। जिस तरह से वहां पर कानून व्यवस्था है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस चीज पर संज्ञान बनाए हुए हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं और लगातार वहां पर गवर्नर को भी कहा गया है। लेकिन सवाल यही है कि 5 दिन इस घटना को बीत गए हैं। हमने देखा कि जो शिरोमणि अकाली दल के डेलीगेशन के साथ गवर्नर की मुलाकात हुई, गवर्नर ने आज खुद ट्वीट भी किया, लेकिन आपके जो बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष जी, उनकी तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में किसी तरीके की कोई मुलाकात नहीं हुई है। हम गृह मंत्रालय की भी चुप्पी देख रहे हैं और ये नया मामला तो नहीं है। मैं सिर्फ 8 अक्टूबर की घटनाक्रम की बात नहीं कर रही हूँ शिवम जी, इससे पहले भी आप लोग सवाल खड़े करते रहे। पिछले 2.5 साल से हम पूरा देख रहे हैं ये पूरा सीन कि किस तरीके से केंद्र वर्सेस बंगाल हो चुका है, लेकिन जब कार्रवाई की बात आ रही है तो आप लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, आप यहाँ पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा? अगर आप इस चीज को कहते हैं तो आप मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आपने इतने सारे सवाल पूछे तो आपको जवाब देने का मौका देना पड़ेगा। अगर आप सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते हैं, आप बयानबाजी कर सकते हैं, आप ममता सरकार पर सवाल खड़े कर सकते हैं, तो फिर क्यों केंद्र गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर अब तक चुप्पी साधे हुए है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जिस तरीके से आप यहाँ पर बातों को पेश कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहिए। इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे यूनिट के जितने भी लोग हैं, अगर आप वहां पर सिख समुदाय के लोगों को देख रही हैं तो उसमें से 4 चेहरे आप देख लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से इस चीज को आगे लेकर जा रही है और जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि वो इस पर नजर बनाए हुए है। आने वाले आप समय में देखेंगे कि अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसके रूलिंग्स में, रूल ऑफ लॉ में ये आता है, अगर कोई कार्रवाई नहीं आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसमें दखलंदाजी देकर आगे कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि वो तमाम सिचुएशंस को देखकर ही आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन इतना तय है कि इसमें इंटरवीन जरूर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। चलिए मैं इंदर के पास जा रही हूँ। इंदर, सवाल यही था कि पूरे मामले पर सड़कों पर आवाज बुलंद की जा रही है। डिबेट में यहाँ बैठकर शिवम जी ये भी कह रहे हैं कि देखिए पूरे मामले में हम तो यही चाहते हैं कि जो आरोपी पुलिसकर्मी है वो सस्पेंड किए जाएं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो करना चाहिए वो अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल देखिए रमिता, साफ तौर से अगर हम बात करें तो अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हालात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे कह सकते हैं ये किसी से भी छुपा नहीं है। लेकिन शिवम, साफ तौर से कहीं ना कहीं आपके सवालों से बचते हुए जरूर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करनी चाहिए। और ये कोई पहला मामला नहीं है रमिता, इससे पहले भी हमने कई मामले देखे हैं, चाहे वो सीए या फिर एनआरसी का मामला हो या फिर ममता बनर्जी के चहेते आईपीएस के ऊपर जब सीबीआई ने घेराबंदी की थी तब का मामला हो। तो वहां पर कहीं ना कहीं मुझे अब लगता है कि केंद्र को यह देखना होगा कि जिस तरह से लगातार हालात वहां के बिगड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर किसी का काबू नहीं है, तानाशाही पूरी तरीके से चल रही है, तो केंद्र को भी इस पर नजर बनाने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करने से बात बनेगी। और सिर्फ ममता सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े करने से या फिर रोडों पर प्रोटेस्ट करने से, प्रदर्शन करने से बात बनने वाली नहीं है। अगर वहां पर स्थिति में सुधार लाना है तो मुझे ऐसा लगता है रमिता कि साफ तौर से केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में हीला हवाली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और समय रहते ही जो बागडोर है उसको संभालना चाहिए। लेकिन जो भी तो यही ना, कहीं ममता दीदी की तरफ से फिर कोई नया पैतरा ना अपना लिया जाए। संजय जी, इस बार अगर कार्रवाई होती है और जिस तरीके से केंद्र के हस्तक्षेप की बात भी आ रही है सामने, इस बार कुछ नया करेंगे क्या वहां पर फिर से आरोपियों को बचाने के लिए? देखिए मेरे बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर जो है हर कोने से बहुत बढ़िया है। क्यों? देखिए मैं एक चीज मेरे बात दुर्भाग्यपूर्ण यही है संजय जी कि आपको ये ना तस्वीरें दिखती नहीं है शुरू से आखिरी तक। नहीं, मैं बहुत देर से आपकी बात सुन रही हूँ, अब आप सुनिए, क्योंकि शायद आप ये बात सरकार तक पहुंचा पाए, क्योंकि हमारी तो मुहिम यही है कि बलविंदर को इंसाफ मिलना चाहिए। आपके चीख के कहने से कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है वेस्ट बंगाल में, लॉ एंड ऑर्डर में कोई सुधार नहीं आ जाएगा, ये बताने से कि पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर आती है, इससे लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरने वाला है।
मेरे को भी बोलने दीजिए तो आप वो बोलिए ना जिसमें तर्क हो। आप तस्वीरें नहीं देख पा रहे हैं क्या? आपके यहाँ टेलीविजन है? आप पिछले 5 दिन से टीवी देख रहे हैं? आप पिछले 5 दिन से टीवी देख रहे हैं क्या संजय जी? बोलने ही नहीं दे रहे। मुझे ये बताइए, पिछले 5 दिन से टीवी देख रहे हैं? मेरे को भी तो बोलने का अधिकार है। बोलिए। अगर लोग बोलने के लिए बुलाया सर, बोलने के लिए बुलाया। पर मेरे को भी बोलने का अधिकार है। बंगाल आपसे संभल नहीं रहा है। आप बात कर रहे हैं यूपी की, आप बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी पुलिस है। इंद्रजीत जी एक सिख होने के नाते, आप इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई चाहते हैं? जनता पार्टी को जो अध्यक्ष बोलिए इंद्रजीत जी। वो बोला है यूपी। देखिए मैडम जी, मैं आप ये सब लोग हल्ला मचा चुके हैं। मैं निष्कर्ष पे जाना चाहता हूँ। मैडम आप ये देखिए, जब कोई बड़े मामले होते हैं, मैंने अपना इतिहास बता दिया, बार बार बताना ठीक नहीं। रात को भी संसद खुलती हुई देखी है। छोटे से छोटे मसले पर इनके मंत्रियों के ट्वीट देखे हैं, गृह मंत्री के ट्वीट देखे हैं। गुरुद्वारे में जब भी इलेक्शन आता है, जब आपको वोट चाहिए होती है, तो प्रधानमंत्री जी भी अमृतसर गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री भी अपने यहाँ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखाते हैं, क्योंकि वो चुनावी मौका होता है, हमारे वोट चाहिए होते हैं। हम बड़ी भावुक कौम है। आज कोई चुनाव, आज ये बातें खाली जांच कमेटी और ये कमेटी, मैं यही कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, प्रधानमंत्री जी फ्रंट पे आइए, इस कौम की कुर्बानियों की तरफ देखिए और आगे आके कार्रवाई कीजिए। और मैं ममता जी से भी कहूंगा और वहाँ के गृह मंत्री से भी कहूंगा और पुलिस अधीक्षक से भी कहूंगा कि उस बच्चे ने अगर नाजायज गन ले रखी थी, वो बिना लाइसेंस के उसके हाथ में गन थी, तो बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये अन्याय नहीं कहता कि आप पकड़ी, जो हमारी शान है, हमारे बाल पकड़ के आप इस तरीके की आप दें। इसी अन्याय के खिलाफ हम लगातार आवाज उठा रहे हैं ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शायद सरकार लॉ एंड ऑर्डर को देख ही नहीं पा रही और उनके प्रवक्ता यहाँ पर टेलीविजन पर बैठकर कहते हैं कि सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए सवाल यही है कि आखिर बलविंदर को कब इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी तब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हो जाती है। हम इस पूरे मामले को उठाते रहेंगे और पूछते रहेंगे कि ममता दीदी आखिर सरकार इस पूरे मामले में क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या ये बेअदबी उनको दिखाई नहीं देती है या वो देखना नहीं चाहती है? फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।